हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जीव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हमारा हर एक वीडियो 20 मिनट का होगा। तो चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में यानी ये लेक्चर हमें स्टार्ट करने से पहले आज हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक 4 होगा। टॉपिक फर्स्ट में हमें पढ़ना है जीवन और द लाइफ स्पैन, और टॉपिक 2 में पढ़ना है हमें अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और टॉपिक 3 होगा हमारा क्यूज 2 होगा, और टॉपिक 4 एक्सरसाइज होगा यानी होमवर्क होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय का पहले रूपरेखा क्या है, यानी ये अध्याय एक अध्याय जो हम लोग का उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इस अध्याय में हमें पहले जीवन अवधि पढ़ना है, अलैंगिक जनन पढ़ना है, और अलैंगिक जनन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अलैंगिक जनन में विखंडन पढ़ना है, मुकुलन पढ़ना है, बीजाणु जनन पढ़ना है, और कायिक प्रवर्धन पढ़ना है। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा इसमें लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। ये तीन ही हमारा टॉपिक होगा जिसे हम पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी क्या होता है, तो हमारे आसपास जो भी जीव होते हैं उनके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। वैसे में आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि वह शास्त्र जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे हाथी, मछली, कुत्ता, तितली, पौधे सब हैं इत्यादि। जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी बायोलॉजी के जो है वो फादर कौन है। जनक यानी होता है फादर। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान की शब्द किसने दिया था, तो जीव विज्ञान के शब्द लैमार्क ने दिया था। आपको समझना पड़ेगा ये दो अंतर है इसमें, एक जनक और शब्द में। जनक यानी इसके निर्माता कौन है, तो निर्माता अरस्तु जी हैं। और इसमें पूछा जा रहा है शब्द का, यानी जीव विज्ञान शब्द का निर्माण कहाँ हुआ था, इसने किया था, तो लैमार्क जी ने किया था जीव विज्ञान शब्द का निर्माण। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि इस फिगर में क्या दर्शाया गया है। इस फिगर में जीव में जनन दर्शाया गया है, यानी यह एक जननी है जिन्होंने जनन किया है, और जनन करके इनकी जो संतति उत्पन्न हुई है, ये जो दिख रहे हैं वो संतति है। यानी क्या हुआ है, इनमें जनन हुआ है। तो जनन होता क्या है, तो जनन वह होता है, वह विधि जिसमें जो अपनी समान संतति को जन्म दे और अपनी संख्या में वृद्धि करे, उसे हम लोग जनन कहते हैं। पहले हम जानेंगे कि जनन के जो पिता हैं, यानी जनन के भी पिता है। तो जनन के पिता कौन है, तो जनन के पिता प्रोपंचनन महेश्वरी जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में और राजस्थान में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु हुई थी 1966 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भ्रूण का अध्ययन विस्तारित किया था, इसलिए इन्हें हम लोग जनन का पिता कहते हैं। और जो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है, जीव में जनन पढ़ना है, उससे पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि जनन क्या होता है, जो हम यहाँ पे आपको बता सकें। तो जनन वह होता है, वह विधि जिसमें जीव अपने ही समान संतति को जन्म दे और अपनी संख्या में वृद्धि करे, उसे जनन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक जननी है जिन्होंने जनन किया है, और जनन करके अपनी संतति को क्या हुआ है, संतति को जन्म दिया, और संतति में क्या हुआ, संख्या में वृद्धि हुआ है, तो इसे हम लोग जनन कहते हैं। अब हमारा यहाँ पे होता है हर एक जीव की मृत्यु होती है, यानी जितना भी है शरीर पे, यानी जो भी है पृथ्वी पे जीव, उन हर एक जीव की क्या होती है, मृत्यु होती है। लेकिन धरती पर सिर्फ एकल प्राणी अमर होते हैं, यानी धरती पे ऐसे भी प्राणी होते हैं जो अमर होते हैं। तो वो कौन से प्राणी होते हैं, तो एकल प्राणी जो होते हैं वो धरती पे अमर होते हैं। इसको समझने के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि जीवन अवधि क्या होता है। तो जीवन अवधि क्या होता है, प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं, यानी यह तो निश्चित है कि उनकी मृत्यु होगी। तो जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का ये काल क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2004 से कोई व्यक्ति का 2004 में जन्म हुआ और 2021 तक वह जिंदा रहा है, तो उसके बीच का जो भी काल होगा वह हो जाएगा जीवन अवधि। अब जीवों में जनन कितने प्रकार का होते हैं, तो जीवों में जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे जीवों की जीवन अवधि, यानी कुछ जीवों का जीवन अवधि कितना होता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। तो हाथी का जीवन अवधि कितना होता है, तो एक हाथी का जीवन अवधि 60 से 90 वर्ष तक होता है। गुलाब का पौधा का जीवन अवधि कितना होता है, तो 5 से 7 महीने गुलाब का जीवन अवधि होता है। ईख का कितना होता है, तो ईख का 3 से 4 महीने तक ईख का भी होता है जीवन अवधि।
और केला का जीवन अवधि कितना होता है, यानी एक केला जो केला का पौधा है उसका जीवन अवधि कितना होता है, तो एक केला का 25 वर्ष जीवन अवधि होता है। एक गाय का जीवन अवधि कितना होता है, तो गाय का 25 वर्ष होता है जीवन अवधि। एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी एक तोता कितने वर्ष तक जी सकता है, तो एक तोता 140 वर्ष तक जी सकता है। कुत्ता का जीवन अवधि कितना होता है, तो कुत्ता का 25 वर्ष तक जीवन अवधि होता है। तितली का जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह होता है, यानी 14 या 15 दिन तक एक तितली जी सकती है। और कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष तक होता है। मगरमच्छ का 60 वर्ष होता है। घोड़ा का भी 60 वर्ष होता है। और जो फल पे मक्खियाँ बैठती हैं उनका भी 1 से 2 सप्ताह तक जीवन अवधि होता है, यानी 14 या 15 दिन होता है। धान के पौधा का जीवन अवधि कितना होता है, तो धान के पौधा का जीवन अवधि 3 से 4 महीने तक होती है। एक कछुआ का जीवन अवधि कितना होता है, तो एक कछुआ 100 से 150 वर्ष तक ही जीवन अवधि होता है। अब यहाँ पे हमारा है बरगद। बरगद का जीवन अवधि जो होता है सबसे अधिक होता है, 200 से 300 वर्षों तक बरगद का जीवन अवधि होता है। इसमें बरगद को हम लोग वैज्ञानिक भाषा से कहते हैं फैक्स बेगलेसिस। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह होता है, इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी इसमें क्या होता है, सिर्फ एक जीव मिलकर जनन करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो भी संतति उत्पन्न होती हैं वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती हैं और आकारिक तथा आनुवंशिक रूप से एक समान होने के कारण इसके कारण हम लोग क्लोन शब्द का व्यवहार करते हैं। अब अलैंगिक जनन क्या होता है समझते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, युग्मक के संलयन के बिना ही जीव का निर्माण होता है। यानी युग्मक के संलयन कब होगा, जब 2 विपरीत लिंग होंगे तभी तो युग्मक का संलयन होगा, और इसमें 2 विपरीत युग्मक है ही नहीं। और जब युग्मक विपरीत नहीं है तो क्या होगा, संलयन नहीं होगा। संलयन नहीं होगा इसका अर्थात यह एकल प्राणी है। अब जो होता है अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है, अलैंगिक जनन में किसके किसके द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन में विखंडन द्वारा होता है। विखंडन क्या होता है, जो भागों में टूट जाए उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। अब विखंडन में हमें पढ़ना है द्विविखंडन और बहुविखंडन क्या होता है। द्विविखंडन यहाँ फिगर में दिया है कि यहाँ पर एक अंडे की तरह आकार की क्या है, जो भी हो पैरामीशियम हो अमीबा हो कुछ भी हो, यह क्या होता है 2 भागों में टूट जाता है। और टूटता है तो क्या बराबर भागों में टूटता है, उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। अब बहुविखंडन क्या होता है, बहुविखंडन यानी 3, 4, 5, 6 जितने भी भागों में टूट जाए उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 से अधिक भागों में टूटे उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। यहाँ पे अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे द्विविखंडन किस में होता है। तो द्विविखंडन यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि द्विविखंडन जनन किस किस जीवों में होता है। तो अमीबा और युग्मिलिना और पैरामीशियम इन दोनों में क्या होता है, द्विविखंडन होता है। तो चलिए देखते हैं कि द्विविखंडन होता कैसे है अमीबा में। यहाँ पे एक अमीबा है और अमीबा का ये जो बीच वाला रेड भाग है वो अमीबा का केंद्रक है। और केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद वह क्या होता है, तनाव होती है। तनाव होने के बाद वह 2 भागों में टूट जाता है। 2 भागों में टूटने के बाद यहाँ पे क्या होता है, 2 संतति का निर्माण होता है। अब बहुविखंडन किस में होता है, तो बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। बहुविखंडन होता कैसे, चलिए ये देखते हैं कि बहुविखंडन जीवों में होता कैसा है और किस जीव में होता है। तो बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन कलिका यानी जहाँ से कलिका होती है वहाँ से मुकुलन होता है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं व्यूडिंग। व्यूडिंग यानी होता है मुकुलन। ये जो ईस्ट है, ईस्ट के जो फर्स्ट वाला फिगर दिख रहा है आपको ये वाला, उसमें क्या हुआ है, ईस्ट के ऊपर कुछ नहीं है। उसके कुछ समय पश्चात डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ ईस्ट के ऊपर क्या है, एक कलिका है। अब उसी कलिका को, ये कलिका क्या होगी, टूट जाएगी और टूटने के बाद क्या होगी, एक जीव का निर्माण होगा। यहाँ पे हम लोग फिगर से समझते हैं। उस फिगर में हम लोग जो है उसको स्केच से बनाए हैं और यहाँ पे फिगर से समझते हैं। ये क्या है, बीच वाला जो है वो जनन कोशिका है और ये जो बीच में हरा सा जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये क्या है, ये 2 भागों में ऊपर जाकर यहाँ पे विकसित हुआ है। विकसित होने के बाद 2 भागों में टूट गया, एक ऊपर गया है और एक जो ऊपर वाले जो कलिका बना है उसके ऊपर गया है। तो ये 2 भागों में टूट गया और 2 भागों में टूटने के बाद ये दोनों का विकसित होगा। विकसित होने के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो इसे हम लोग मुकुलन जनन कहते हैं। अब मुकुलन जनन हाइड्रा में होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रा का फिगर, ये कलिका है और ये मुख है। तो कलिका से क्या होगा, एक और मुकुलन यानी एक और मुकुलन जनन होगा और जनन होने के बाद क्या होगा, एक और हाइड्रा का निर्माण होगा। ये स्पंज है,
स्पंज जो होते हैं स्पेनोजीला, ये जो अंदर उसके भरा होता है, जो द्रव भरा होता है वो स्पेनोजीला होता है, और इसके अंदर जो गोल गोल अंडे की तरह उसे हम लोग जैम्यूल कहते हैं। जैम्यूल यहाँ पे भरा होता है, जैम्यूल पदार्थ भरा होता है अंदर में। बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन यहाँ पे देखते हैं कोनिडिया है। ये क्या है? ये कोनिडिया का फिगर है। ये जो ऊपर वाले जो अंगूर की तरह गुच्छे की तरह दिख रहे हैं, ये क्या है? ये ऊपर कोनिडिया है, और इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या बोला जाएगा। इस बीजाणु जनन के ऊपर जो कलिका है ये क्या होंगी? ये भी दो भागों में, ये यहाँ से गिर जाएगा नीचे। नीचे गिरने के बाद क्या होगा? फिर एक नए पौधों का निर्माण, यानी बीज से पौधों का निर्माण होगा, उसे हम लोग बीजाणु जनन कहेंगे। अब हम इस चैप्टर में जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करें। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो पढ़े हुआ विधि जिसमें जो अपनी समान संतति को जन्म दे और अपनी संख्या में वृद्धि करे उसे हम लोग जनन कहते हैं। और जनन के पिता कौन है? तो जनन के पिता हमने पढ़ा था प्रो पंचानन महेश्वरी जी हैं, और इनका जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था, और इनका मृत्यु 1966 में हुआ था। हम ये फास्ट इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ एक बार आपको रिविजन करा रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग क्यूज खेलेंगे तो उस क्यूज में आपको दिक्कत ना हो। तो जनन पढ़ चुके हैं, और जनन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ स्पेन यानी जीवन अवधि क्या होता है। तो जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। अब जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है? तो हम लोग पढ़े जीवों में जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक के संलयन के बिना ही क्या होता है? जीव का निर्माण होता है। अब युग्मक का संलयन नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या होंगे? एकल प्राणी होंगे, और एकल प्राणी होंगे तो एक जीव होगा, एक जीव से क्या होगी? संतति के निर्माण होगी, और इससे जो संतति उत्पन्न होते हैं वह शक्तिशाली नहीं होते, यानी प्रतिरोधक, उनमें बीमारी क्षमता समझने की प्रतिरोधक नहीं होती। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक जीव यानी एक गुण ही मिलते हैं, जिसके कारण उसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक नहीं होती है। और लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग होंगे और उनके संलयन होगा, संलयन से जो संतति उत्पन्न होते हैं वह शक्तिशाली होते हैं, यानी उनके दो गुण मिलते हैं, दो भिन्न भिन्न गुण मिलेंगे तो एक नए गुण का निर्माण होता है, जिसके कारण लैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इसमें बीजाणु जनन, द्विविखंडन पढ़े हैं और मुकुलन पढ़े हैं। तो बीजाणु जनन में हम लोग क्या पढ़े हैं? तो बीजाणु में क्या होता है? बीजों से जनन का निर्माण होता है, बीज होता है, बीज में जनन होता है, जनन होने के बाद क्या होता है? संतति का निर्माण होता है। द्विविखंडन क्या होता है? द्विविखंडन होता है अमीबा पैरामीशिया में जो दो भागों में पूर्ण रूप से दो भागों में बराबर बराबर टूट जाए उसे द्विविखंडन कहते हैं। मुकुलन पढ़े तो मुकुलन क्या होता है? जो क्या होता है? शरीर के ऊपर कलिका से जो पौधे का निर्माण होता है उसे मुकुलन कहते हैं। अब हम क्यूज देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्यूज है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक स्पीसीज के सभी जीवों का जीवन काल समान होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक स्पीसीज के सभी जीवों का जीवन काल समान होता है, तो नहीं, एक स्पीसीज के सभी जीवों का जीवन काल समान नहीं। तो अभी हम लोग जीवन अवधि में पढ़े हैं हाथी, घोड़ा, मगरमच्छ, कछुआ, इन सबका क्या है? जीवन अवधि समान नहीं है। कोई 100 वर्ष जी रहा है तो कोई 140 वर्ष जी रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यह समान नहीं होता है, सबका भिन्न भिन्न होता है। सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिया है छोटे जीवों का जीवन काल हमेशा कम होता है और बड़े जीवों का जीवन काल हमेशा लंबा होता है, नहीं, ये भी गलत है। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे तोता का कितना होता है? तोता का 140 वर्ष जीता है, ये तो छोटा ही जीव है ना, तो तोता 140 वर्ष जीता है। और हाथी कितना बड़ा जीव है? तो ये क्या होता है? 60 से 65-90 वर्ष तक जीता है। ठीक है, तो ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि वो जीव कितना बड़ा है और कितना छोटा है, इस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी में एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक समय अवधि होती है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है किसी भी जीव का जीवन काल कई सौ साल का नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि कई सौ साल तक नहीं हो सकता है। आप देखिए बरगद का पेड़ 200 से 300 वर्षों तक जीता, तो ये भी निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। एक जीव का जीवन काल जो होता है उनके जन्म से उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? कछुआ का, तोता का, हाथी का, बरगद का पेड़ का? तो इसमें सबसे अधिक जीवन काल होता है बरगद का पेड़ का। कितने वर्ष तक होता है? तो एक बरगद होता है जो 200 से 300 वर्षों तक बरगद का पेड़ जीवन अवधि होता है। कछुआ का कितना होता है? कछुआ का 100 से 150 वर्ष तक होता है, यानी एक कछुआ 100 से 150 वर्ष तक उसकी जीवन अवधि होती है। तोता का कितना होता है? तो एक तोता 140 वर्ष तक जीता है, और हाथी बताएं 60 से 90 वर्ष तक हाथी जीता है, इसलिए हमारा आंसर होगा बरगद का पेड़ जो उसका जीवन काल सबसे लंबा होता है।
अब हम देखेंगे यहाँ पे होमवर्क क्या करना है आपको। 4 क्वेश्चन हमेशा होमवर्क मिलेगा, उसमें से आपको होमवर्क क्या करना है। जीव के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, तो जनन हम लोग पढ़ चुके हैं। जीव के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, तो चलिए अगर आपको आंसर नहीं पता है तो हम आपको आंसर बताते हैं कि जीव के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। हम लोग अपने लेक्चर में पढ़े हैं कि कोई भी जीव इस पृथ्वी पर अमर नहीं है, अतः पृथ्वी पर अपने अस्तित्व बनाए रखने हेतु जनन पूर्ण रूप से अनिवार्य है। यानी अपना अस्तित्व बनाना है तो जनन करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई जीव जैसे हाथी है, अगर हाथी जनन नहीं करता और हाथी मर जाता है, उसके बाद तो फिर दूसरा कोई हाथी होगा नहीं, तो उसकी क्या होगी, उसकी जो वंशज होगी वह समाप्त हो जाएगी, यानी उसकी जो रेड डाटा में हो जाएंगे वो लोग। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। तो हम भी ये लेक्चर में आपको बताएं कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। तो जनन की जो होती है सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और क्यों होता है, तो क्योंकि लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग, यानी 2 विपरीत लिंग का यहाँ पे युग्मक का संलयन होता है और 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं। दोनों का भिन्न गुण होता है, जब दोनों का भिन्न गुण होता है तो उससे जो गुण निर्माण होता है उसका प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है, इसका प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है, यानी शक्तिशाली होता है। अगर आपके मन में भी यह क्वेश्चन होता होगा कि अलैंगिक जनन क्यों नहीं होता, तो अलैंगिक जनन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक जीव होते हैं, एक जीव के गुण से जो संतति उत्पन्न होगा वो जैसे उसका गुण होगा वैसा ही होगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अतः यह अलैंगिक जनन अच्छी विधि नहीं होती है जनन की। उसकी क्या होता है, वातावरण जो होता है, वातावरण में अनुकूलन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में वातावरण के अनुकूलन नहीं होता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है, वातावरण के अनुकूलन होता है, यानी वातावरण के समरूप हो जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को हम लोग क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो समसूत्री विभाजन होता है अलैंगिक जनन में, समसूत्री विभाजन द्वारा जो संतति उत्पन्न होते हैं, जो संतति उत्पन्न होते हैं वह अपने जनक के आकारकीय और अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, और समान होने के कारण इसे हम लोग क्लोन शब्द का व्यवहार करते हैं अलैंगिक जनन में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आता होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होते हैं। लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या क्या भिन्नता पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में विभिन्नता देखते हैं हम लोग। तो अलैंगिक जनन में विभिन्नता क्या होती है, फर्स्ट होगा अलैंगिक जनन में, इस प्रक्रिया में केवल एक ही कोशिका या एक जनक की भागीदारी होता है। पहले ही हम बता चुके इसमें क्या होता है, एकल प्राणी जनक करते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन यानी इस प्रक्रिया में कोशिका या 2 युग्मक अथवा भिन्न जनक से निर्माण होता है, यानी क्या होता है, 2 विपरीत लिंग इसमें भागीदारी होते हैं। लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग भागीदारी होते हैं, और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक प्राणी होते हैं, यानी एक जीव होते हैं। अलैंगिक जनन में दूसरा भिन्नताएं पाई जाती हैं, जनक के पूरे शरीर अथवा एक कोशिका या एक कलिका जनक के समान होती है, यानी क्या होते हैं, उनके जो पूरे शरीर होते हैं एक जनन या एक कोशिका द्वारा होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, जनन इकाई के युग्मक कहते हैं, जनन जो इकाई होता है उसको हम लोग युग्मक कहते हैं, और ये एक कोशिकीय तथा अगुणित होते हैं, यानी अगुणित किसको कहते हैं, 2n को अगुणित कहते हैं। और थर्ड जो है, थर्ड नंबर अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं पाई जाती है, संतति अनुवांशिक रूप से अपने जनकों के समान होते हैं, यानी क्या होता है, संतति यानी जैसे जनक होंगे वैसे ही इनके माता पिता होंगे, आकारकीय रूप से अपने माता पिता के ये समान होते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है, तो लैंगिक जनन में संतति अनुवांशिक रूप से अपने जनकों से भिन्न होते हैं, और जनकों से भिन्न ही नहीं होते हैं, उनके द्वारा और जो संतति होंगे उत्पन्न उनसे भी वो भिन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, आप खुद पर ही ले लीजिए, आप जो हैं, अब मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है तो आपके भी जो भाई बहन होंगे, क्या उनसे आपकी जो चेहरा होती है और गुण मिलता है, नहीं मिलता है, और नहीं आपके माता पिता से मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत कम मिलता है। और अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन में क्या होता है। अलैंगिक जनन में होता है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, जो संतति उत्पन्न होते हैं वो आकार के अनुवांशिक रूप से अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है, तो इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। लैंगिक जनन में समसूत्री भी विभाजन होता है और अर्धसूत्री भी विभाजन होता है। अब देखते हैं अलैंगिक जनन में क्या विभिन्नता है, तो इनमें लिंग अंगों का निर्माण नहीं होता है, यानी जो अलैंगिक जनन होते हैं इनमें लिंग अंगों का निर्माण नहीं होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें लिंग अंगों का निर्माण आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट विभिन्नताएं देखेंगे लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में देखेंगे तो क्या होता है, इनका विकासीय महत्व होता है। लैंगिक जनन यानी वृद्धि करना, विकास करना, डेवलपमेंट करना क्या होता है, इसमें महत्व रहता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसका विकासीय महत्व नहीं होता है, डेवलपमेंट इसका महत्व नहीं होता है।
यहाँ पे हमारा 4 जो क्वेश्चन है यानी जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़े हैं उसके द्वारा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन क्या होता है और लैंगिक जन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली इसमें जो भी वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं तब तक के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप स्माइलिंग।